सिख दंगों के दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। सरेंडर करने के लिए मांगा 30 दिनों का समय। कल होगी सुनवाई। महागठबंधन में कुशवाहा का आना लगभग तय सीटों पर तस्वीर साफ। आरएसपी को 5, आरजेडी को 20 और कांग्रेस को 12 सीटों पर प्रस्ताव। आज शाम 4 बजे हो सकता है बड़ा ऐलान। एनडीए में सीटों को लेकर उठापटक जारी। कल नीतीश कुमार आएंगे दिल्ली। सीटों को लेकर शाह से करेंगे मुलाकात। गुरुग्राम में कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस पर चढ़ाई कार। गाड़ी के बोनेट पर बिठाकर कई किलोमीटर तक ले गया कार चालक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। और उधर पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का कहर। पहाड़ों पर जमकर हो रही है बर्फबारी। मैदानी इलाकों में शीतलहर से घिरा पारा। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम दो के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच। दो का पंच 5 खबरों का वो बुलेटिन जिसमें अब तक की इन 5 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इन खबरों में और क्या है। अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को आपके साथ लाइव जोड़ेंगे और ग्राउंड जीरो की वो तमाम खबरें देने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं चूक जाती हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के अंदर महागठबंधन को लेकर तैयारियां हो रही है, बैठक जारी है और राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे। कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सांसदों से मिलेंगे अपने पीएम मोदी और एक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। बाकायदा 20 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक का उनका प्रोग्राम है। अपने सांसदों से मिलेंगे और तमाम चर्चा करेंगे। और दिल्ली मेट्रो का एक सौगात नए तौर पर मिल रही है, इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में विकास की बयार कैसे बह रही है, इसको हम अपनी खबर में लेंगे। उसके अलावा बात करेंगे मुजफ्फरपुर की जो लगातार चर्चाओं में, अब एक साथी पुलिसकर्मी ने अपने साथी को गोली से उड़ा दिया है। इसके अलावा हम आपको ले चलेंगे अमेरिका, जहां के टीचर्स जो हैं अब कलम और पेन के साथ साथ बंदूक भी शायद लेकर खड़े होंगे, ऐसी कुछ खबर आ रही है। उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के अंदर होने वाली उस बैठक की जो महागठबंधन की तैयारियों को लेकर, 2019 की तैयारियों को लेकर हो रहा है। प्रणय शर्मा हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे किस तरीके से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। यूपीए में कहीं ना कहीं जुड़ाव जारी है, कहीं ना कहीं बिखराव भी जारी है। एनडीए में से कुछ भगदड़ भी जारी है। 4 साल तक लगभग मिनिस्टर रहे कुशवाहा, उनको सम्मान का अब ख्याल आने लगा है। उसी तरह से आप देखें ज्योतिबा फूले भी कहीं ना कहीं नाराज हो गए। ऐसे ही इधर कुछ लोग आ रहे हैं, 4 साल तक एनडीए में रहने वाले चंद्रबाबू नायडू अब इधर एक तरह से पतवार लिए घूम रहे हैं और नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, ये 2019 की तैयारियां, ये उठापटक है और अपनी अपनी शर्तों पर बात करने का खेल है? देखिए, निश्चित तौर पर अपनी शर्तों के आधार पर ही यहाँ पर ये सारी कवायद चल रही है। और ये देखना ही है कि जिस तरीके से आज भी ये देखा गया है कि बैठक हुई है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी आए हैं। सीटों को लेकर जो कि सूत्र बता रहे हैं उस पर चर्चा हुई है कि किस तरीके से सीटें तय हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी का सीधा ये आरोप है कि ये अवसरवाद है और ये एक ठगबंधन है, जिसका जवाब शायद कांग्रेस नेता अच्छी तरह देंगे। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा प्रणय, आप जाइएगा नहीं। हमारे साथ जेपी अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब आपका। जी मेहरबानी। ये 2019 की तैयारियां हैं और जिस तरह की समीकरण हो रही हैं वो अलजेब्रा में हम पढ़ते थे, जब इज इक्वल टू से इधर कुछ गिनतियां चली जाती थी वो माइनस हो जाती, इधर आ जाती थी प्लस हो जाती थी। एनडीए में से कुछ लोग आपके पास आ रहे सम्मान की तलाश में। 4 साल तक उनको एनडीए में रहे, सम्मान नहीं मिला, कुशवाहा साहब हो या टीडीपी के नेता हो। अब आप किस तरह सम्मान देंगे? क्या लगता है 2019 की ये जोड़ तोड़ है या जनता का भी इसमें कहीं कुछ ख्याल होगा? देखिए, मैं एक बार साफ तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समीकरण बनते हैं, ये समीकरण सब अपने हिसाब से बनाते हैं, कोई किसी के अधीन काम नहीं करता। सारी अलग अलग पार्टियां होती हैं, कोई यहाँ यूपीए में नहीं है, वो एनडीए में भी है। अब क्या वजह है कि जो लोग जो मौजूदा सरकार है उसके गठबंधन से टूट के बाहर निकल रहे हैं? उसका कारण 2 है। एक तो ये कि उनका दम घुट रहा है, वहां उनको वो इज्जत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। जो फैसले उनके मुताबिक होने चाहिए, जिसके वायदे किए गए, वो उन्होंने किए नहीं। और जिस तरह देश में वैशीला
जहर घोल दिया गया है, वो हालात भी उनको इस ओर ले जाते हैं कि वो उसको छोड़ दें। और तीसरा कि लोगों पे रोजगार और रोटी नहीं है। जो ये सरकार वायदा करा था उस वायदे को पूरा करने में नाकामयाब रही है। तो डूबते हुए जहाज में तो कोई नहीं बैठना चाहता ना। लेकिन अग्रवाल साहब, बीजेपी कह रही है अवसरवाद है। एक सेकंड दे दे मुझे। अवसरवाद तो वो कहेंगे ही, अगर उनके साथ कोई जुड़ जाए तो वो हालात के मुताबिक है, और अगर उनको छोड़ दे तो अवसरवाद है। आप माफ करिए, शिवसेना इतने भद्दे लफ्जों में इनके बारे में बात करती है, इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू को देख लें। और अगर शिवसेना वहां से अलग होकर आपके साथ आएगी तो आप स्वागत करेंगे उसका? नहीं, सवाल ये नहीं है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो बात की चीज है। कोई अपना स्टेटस खराब नहीं करता और ना कोई अपनी पार्टी खत्म करेगा। अब ये है कि जो मौजूदा सरकार की नीतियों से खिलाफ होगा वो अपने आप गठबंधन में जुड़ता चला जाएगा। अग्रवाल साहब, पार्टी लाइन से हटके एक जनरल इंसान की तरह और एक पॉलिटिशियन की तरह मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जो कहते हैं शिवसेना और बीजेपी के हम दोनों का तो डीएनए एक है और सरकार में भी दोनों शामिल हैं, लेकिन नाराजगी का भी इजहार होता है, आमने सामने चुनाव भी लड़ते हैं। उसी तरीके से आप बिहार की बात करें, जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ चुनाव लड़े, प्री पोल अलायंस किया, लेकिन बाद में अलग हो गई। ये गठबंधन किस किस्म का है? देखिए, हालात के मुताबिक चीजें चलती हैं। मैंने जैसा पहले शुरू में कहा, अगर आप सही चलोगे सब आपके साथ चलेंगे, अगर आप गलत चलोगे सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। शिवसेना उनका सबसे बड़ा सहयोगी और एक ही माने जाते थे, शिवसेना और बीजेपी। उनका आज 3 साल हो गए, उनकी बयान देख लो, उनकी तड़प देख लो, उनके नेताओं की दुर्गति देख लो, और कोई ऐसा शब्द ऐसा नहीं है जो उन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ। परसों पीएम गए थे मुंबई में, उन्होंने साथ भी नहीं किया था उनसे हमारे साथ। जेपी अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के लीडर भी जुड़ गए, नवीन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, यहां दिल्ली में बैठक हो रही, लेकिन सवाल यह है कि शिवसेना का और आपका डीएनए के लेकिन नाराजगी भी है, साथ साथ आमने सामने चुनाव भी लड़ते। क्या लगता है ये पोस्ट पोल अलायंस, प्री पोल अलायंस, गठबंधन, ये तमाम चीजें क्या हैं? किस तरह जनता का कहीं हित होता है इसमें? ये तो अभी जयप्रकाश जी अच्छे से बता रहे थे कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, सफाया हो गया और सपा ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, छोड़ दिया। इसी प्रकार से बीएसपी ने कहा कि अगर जो है कांग्रेस को वोट देना लोगों की मजबूरी है, क्योंकि इसने देश के हित में 7 साल में कुछ नहीं किया। ये चुनाव के समय में जब कभी बड़ा दल हो, कोई भी गठबंधन बनाना, महागठबंधन बनाना, ये चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशते हुए अपने बारे में कुछ न बहुत सारी चर्चाएं। नवीन जी, एक सवाल बन रहा है, उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ मिनिस्टर भी रहे, अब उनको कह रहे हैं कि मेरा दम घुट रहा था, जिस तरह चंद्रबाबू नायडू है। क्या करते हैं आप, क्यों ऐसा करते हैं? पहले आप जोड़ लेते हैं, बाद में लोगों का दम घुटने लगते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से कांग्रेस से नहीं पूछा आपने, कांग्रेस ने संजीवनी बूटी दी होगी, जिस कांग्रेस के पास बहुत बड़ा दल था, सारी सरकार उसमें आधे से ज्यादा सांसद उसके थे, और वो लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। चाहे गोविंद वल्लभ पंत का परिवार हो, या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा जी का परिवार हो, या ये आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का एक बेटे छोड़ के बाकी पूरा परिवार हो, ये सब लोगों का दम घोट दिया था कांग्रेस में, इसलिए छोड़ करके चले गए। तो इसलिए अगर कांग्रेस दम घोटने में माहिर है तो वो बेहतर बता सकती है। यानी आप भी कांग्रेस की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, आपने कहा, लेकिन आपके यहाँ भी वही हो रहा है। मैंने तो नहीं कहा, आप कह रहे हैं। मेरा कहना ये है, नहीं, हम नहीं कह रहे, ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। कल आपके रामविलास पासवान के घर से भी ऐसी खबर आई है कि उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान कम मिल रहा है। ये हमारा कोई आरोप नहीं, हम तो कहीं होते ही नहीं है, हम तो रिफ्लेक्शन, एक आईना लेके हम खड़े हो जाते हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि देखो ये क्या दिख रहा है। तो जो आईना है मैं उसी में दिखाना चाहता हूँ। उस आईने को देखिए जहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उसके नीचे उनका संगठन कितना बचा है। जी नवीन जी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ जेपी अग्रवाल साहब भी जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ। अग्रवाल साहब, ये आपकी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, हालांकि आपको लपेटने की कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं, हमें लपेट के क्या करेंगे? वो जिक्र कर रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा के परिवार को कह रहे हैं, शास्त्री जी के परिवार को भी उन्होंने एक तरह से जिक्र किया है। मैंने क्या कहा शुरू में कि हर व्यक्ति अपनी जमीन खुद तलाशता है, उसको जहां मौजूदा स्थिति में है अगर उसको वो अच्छी नहीं लगती तो उससे वो भागना चाहता है। तो जो ताकत में होते हैं, जो सरकार में होते हैं, सबसे पहला सवाल उनसे होता है कि आपका साथ क्यों छोड़ रहे हैं, जबकि आप ताकत में हैं और कुछ देने लायक हैं, और अगर तुम्हारा माहौल अच्छा है तो तुम्हारे साथी क्यों छोड़ रहे हैं? भाई, हम तो हारे हुए हैं और हम अपनी जमीन तलाश रहे हैं और हम आगे के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।
तो लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? ये बात सोचने की है ना। मतलब ऐसा जो आपके यहाँ तीन राज्यों में आपको जीत मिली है, उसके बाद लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रास्ता है वो सही है जी। वही हालात मैं बयान कर रहा हूं, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा भाई। सब हर पार्टी बड़ी होती है, हर पार्टी अपने मुताबिक काम करती है, हालात बनाती है। तो अगर मौजूदा सरकार कुछ देने में नाकामयाब है, जब भी तो लोग भाग रहे हैं इनसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी और जेपी अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ने समय दिया और ये जानने की हमने कोशिश की कि आखिर ये जोड़ तोड़ गठबंधन और ये तमाम चीजें मुद्दों पर है या कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने के लिए। अग्रवाल साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने मत का इजहार किया और नवीन जी ने भी बिल्कुल सही कहा, अपनी तरफ से जो उनका मौकिफ था उन्होंने रखा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं 2019 की तैयारियों को लेकर। पीएम मोदी ने बाकायदा अपना वो मॉड और वो मूड बना लिया है जो अक्सर जिसके लिए वो चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अपने सभी एमपीज को कॉल किया है, बाकायदा सबसे अलग अलग ग्रुप के अंदर वो मिलेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों से अलग मिलेंगे, पंजाब, बिहार और तमाम स्टेट के लोगों से अलग मिलेंगे। सभी सांसदों को अपनी रिपोर्ट्स लेकर उन्होंने कॉल किया है। 20 दिसंबर से लेकर यानी आज से लेकर 3 जनवरी तक वो मीटिंग करेंगे। इस पर हम अपने संवाददाता से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं। क्या 2019 के लिए काउंटडाउन खासतौर से बीजेपी ने अपने यहां शुरू कर दिया है, अपनी तैयारियों को उसने एक तरह से धार देनी शुरू कर दी है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। और खासतौर से 3 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं, हालांकि 2 राज्यों में भी आए थे चुनाव के नतीजे, लेकिन उसकी चर्चा कम होती है। हालांकि वहां भी बीजेपी को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन 3 राज्यों में तो उसकी सत्ता ही चली गई। उसके बाद ऐसे में अगर वो अपने सांसदों से मिलकर बात करते हैं तो हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ खालिद हसन को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 का बिगुल भले ही बजा हो या ना बजा हो, लेकिन बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। आपको लगता है जिस तरह वो सांसदों से अपने मिलेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे, तो क्या मोदी अपने मोड में आ गए, मूड में आ गए? बिल्कुल, जिस तरह से 3 राज्यों में हार मिली है बीजेपी को, उसके बाद से ये सोचना बीजेपी पार्टी के लिए जरूरी हो गया है कि 2019 अब बहुत दूर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो मार्च के लास्ट तक चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, उसके बाद आचार संहिता भी लागू हो जाना है। इसी को देखते हुए कि क्या ग्राउंड पे काम किया है इनके सांसदों ने बीजेपी के, उसको लेकर वो एक रिपोर्ट लेंगे और ये तय करेंगे कि मुद्दा क्या होना चाहिए। यानी अब ऐसा लगने लगा है जैसे सभी सांसदों को बुलाएंगे पीएम मोदी, उनसे बात करेंगे तो यकीनन सांसदों के लिए भी एक दुविधा होगी, वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी क्लास लगेगी और खासतौर से किन को टिकट दोबारा मिलेगा, किन का कटेगा, ये भी शायद इसमें मुद्दा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पहले ही जिस तरह से एहसास होने लगा वो पार्टी छोड़ के जाने लगे। जैसे आपने जो फुले थी, ज्योतिबा फुले हैं बहराइच की, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया। ऐसे धीरे धीरे लोगों को एहसास होगा और वो पाला बदलना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि एक तरह से रिपोर्ट लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। खालिद बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको हो सकता है दोबारा लूं, मनीष सक्सेना जुड़ गए बीजेपी की तरफ से, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनीष जी आपका। मनीष जी, क्या ये 2019 की तैयारियों के तौर पर देखा जाए, ये रिपोर्ट कार्ड जो लेना है इसको कहीं ना कहीं 3 राज्यों के नतीजों, खासतौर से 5 राज्यों में बीजेपी को नुकसान तो हुआ ही है, किस तरह से 3 जगह से सत्ता चली गई, क्या लगता है 2019 की तैयारियां या आत्ममंथन है? देखिए आजाद खालिद जी, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन को चुनाव में रहती है। परिणाम का आना पक्ष में विपक्ष में अलग बात है, परंतु हम अपनी तैयारी उसका आकलन भी करते हैं और जो हमारे कार्यकर्ता जो विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं उनकी चिंता भी करते हैं, उनसे विचार विमर्श भी करते हैं। रही बात अभी ये पिछले 5 राज्यों के चुनावी परिणाम का, तो ये भी एक विषय है, कहाँ क्या कमी रही, क्या कौन सा फैक्टर कमजोर रहा, क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सदैव से इस नीति में विश्वास करती है और चुनावी प्रबंधन हमारा मूल मंत्र है। हम उस प्रबंध की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अच्छा, इसको इस तरह से भी लोग देख रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड भी वो जांचेंगे, लोगों से पूछेंगे भी और खासतौर से जो उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किया उसके आधार पर सुधार की भी कोशिश होगी, लेकिन कुछ लोगों को टिकट मिलेगा दोबारा या नहीं मिलेगा, शायद इस पर भी चर्चा हो सकती है, या इसके तौर पर भी कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार हो सकता है। देखिए आजाद खालिद जी, हम अपना प्रबंधन है, हमारे विभिन्न अनुषंगिक संगठन है, उनकी अपनी रिपोर्ट है, हमारा पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, वो भी पैरामीटर्स है,
और तमाम जो परिस्थितियां हैं जिनके आधार हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी विषयों का आकलन करके हम अंतिम रूप देकर ही प्रत्याशी का चयन करेंगे। हाँ मनीष जी, एक सवाल बनता है, जैसे आपने कहा कि आपका नेटवर्क है, जो गोद लिए गए गांव थे या गोद लिए हुए अपने संसदीय क्षेत्रों में काम हुआ था, उसमें काम जमीन पर तो नहीं हुआ, ये आप भी जानते हैं। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार की गई है? क्या ये कोई जवाबदेही की जाएगी उनसे? नहीं, ये कहना गलत है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर हमसे अपेक्षा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लंबे समय नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो गोद लिए गए थे वो गोद में ही है, वो कब नीचे उतरेंगे? कुछ लोगों का कहना हो सकता है, परंतु वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यदि वो कुछ लोग भी जाके जमीन पर देखेंगे तो उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दिशा इस हिंदुस्तान की जनता को दी है, हिंदुस्तान के गांवों को दी है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार में बैठे रहे, परंतु केंद्र की सरकार की योजनाएं क्या होती थी जब अटल जी प्रधानमंत्री। मनीष जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हुनर यूसुफ साहब जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। यूसुफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हारून यूसुफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। जी, अभी हम मनीष जी से बात कर रहे थे। मनीष जी, जो बात चल रही थी वही है कि जो गांव और जो इलाके, जो संसदीय क्षेत्र गोद लिए गए थे वो गोद में ही है, ऐसा आरोप लग रहा है। जी रिपीट कीजिए। लगता है हमारा संपर्क टेक्निकली नहीं हो पा रहा है। और नहीं, अब आवाज आ रही है मुझे। हाँ मनीष जी, आपको आवाज आ रही। सवाल वही है हमारा कि अब जो ये जो मीटिंग हो रही है, जो रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है, इसमें हालांकि अच्छी बात है, आत्ममंथन बहुत जरूरी है। 4 साल लगभग पूरे हो गए, अब आखिरी चुनावी वर्ष है और 3-4 महीने आप मान के चलें कि चुनाव में है। इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं? खासतौर से क्या जनता की भी बात सुनी जाएगी या सिर्फ अपने ही एमपी से रिपोर्ट ले ली जाएगी? वो तो यकीनन अपनी रिपोर्ट अच्छी बताएंगे। नहीं, प्रबंधकीय विषय हैं हमारे, और जो हमारे पैरामीटर से उसी पे हम काम करते हैं। रिपोर्ट भी हम उसी आधार पर तैयार करते हैं। रही बात चुनावी प्रबंधन की, तो मैं पूर्व में जो बात आपसे कही मैं वापस रिपीट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे ही और 365 दिन ही अपने प्रबंधकीय मूड में रहती है, और हमें अपनी कार्य योजना पे, कार्यकर्ता की क्षमता पे पूरा विश्वास है। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपका, आपने पूरा समय दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं, दिल्ली में चल रहे विकास की बात करते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने नए प्रस्ताव मंजूर किए और मेट्रो का एक्सपेंशन किया है। कई नई जगहों पर मेट्रो बढ़ेगी और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। जिस तरीके से आप देखें कि दिल्ली खासतौर से वर्ल्ड क्लास सिटी हो गया और खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन में जिस तरीके से विकास की बयार दिखती है पूरे दिल्ली में खासतौर से। हालांकि मेट्रो लखनऊ, जयपुर, मुंबई और तमाम शहरों में, बड़े शहरों में पहुंच रही है और उसकी एक नई, जिसे कहना चाहिए, आयाम मिल रहे हैं विकास के। अब दिल्ली कैबिनेट ने नए जो जगहें हैं, खासतौर से ईस्ट दिल्ली के कुछ जगहों पर, उसमें कई चीजें और बढ़ाई हैं। कई इलाकों को जोड़ने की एक तरह से कवायद शुरू हुई है और खासतौर से कुछ डेड लाइन भी रखी है, कुछ सीमा रखी है, समय सीमा। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जयपुर की तर्ज पर वहां पर मेट्रो या एक नए अंदाज में होगी, जिसमें नीचे एलिवेटेड रोड होगा और ऊपर मेट्रो चलेगी। यानी मिनिमम जगह में मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं या मैक्सिमम जो आउटपुट है वो निकल कर आएगा। खासतौर से जो मेट्रो के विकास के दौरान अपने हमारे साथ इस लाइन पर हम जुड़ेंगे, तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, हमारे संवाददाता। तरुण, ये जो जिस तरीके से कहा जा रहा है, खासतौर से मेट्रो की ये तारीफ भी है कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें निकल के आ रही हैं और कहीं ज्यादा तोड़फोड़ भी नहीं। रेलवे लाइन की जब ट्रैक बिछते हैं तो पूरी जमीन बहुत सारी वेस्ट भी होती है, बल्कि यूज में आती है, वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहां पर पिलर्स पे खड़े करके एक नए तरह का एलिवेटेड जिस तरह का ट्रैक बनता है, इसमें अब रोड की भी बात हो रही है। क्या आपके पास समाचार है लेटेस्ट? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो मेट्रो के जो चौथे फेज को जो निर्माण को मंजूरी दी है, ये अपने आप में सबसे बड़ा मेट्रो का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इस फेज में लगभग 103 किलोमीटर के दायरे की ये पूरी लाइन है, जो कि पूरे जो आउटर रिंग रोड है उसको घेरेगी, जिसमें रिठाला से नरेला, जनकपुरी वेस्ट से आरकेपुरम, मुकुंदपुर से मौजपुर और इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी, तुगलकाबाद। तो तमाम ये चीजें हैं जिसके अंदर जो है ये मेट्रो का तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हालांकि इसके अंदर जो है जो दिल्ली सरकार है वो इसके अंदर तकरीबन 9 करोड़ 707 लाख रुपए की, जो 9707 जो है करोड़ रुपए की अपनी हिस्सेदारी देगी और इस योजना पे तकरीबन 45,000
करोड़ रुपए खर्च होगा। लेकिन इसको लेकर जो है राजनीति भी आजाद जी मैं आपको बता दूं शुरू हो गई है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट को मंजूरी दी तो जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है मनोज तिवारी, उन्होंने ट्वीट किया कि ये बुरी खबर है कि आखिरकार देर से ही जो है आखिर इस निर्माण को मंजूरी दी गई। तो जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने भी जो है तुरंत ट्वीट किया और मनोज तिवारी से ये अभी की जानकारी जो मिली है कि आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है और मनोज तिवारी से तकरीबन 1 लाख रुपए की डोनेशन के रूप में मांग की है, क्योंकि मनोज तिवारी लगातार जो है इस फेज को लेकर जो है आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते रहते थे। तो उन्होंने कहा था कि जब ये प्रोजेक्ट चौथे फेज को, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है ये मुकुंदपुर आता है, तो वो 1 लाख रुपए के आसपास तकरीबन 1.25 लाख रुपए जो है जो उन्होंने कमाया है अपने शो के जरिए, वो उसको जो है आप डोनेशन देंगे आम आदमी पार्टी को। तरुण, जिस तरह से विकास की बात हो रही है उसमें राजनीति भी हो रही है, लेकिन आम जनता जो है, आम नागरिक जिसे कहना चाहिए, एक जो वोटर है, बात वोटर की करेंगे हम, क्योंकि आम को लेकर ये होने लगता है कि आम आदमी पार्टी को लोग जोड़ने लगते हैं, लेकिन वोटर जो है उसने अपना सांसद चुना, अपना विधायक चुना, अपनी सरकार चुनी, राज्य की चुनी और दिल्ली की चुनी, लेकिन वो वोटर की ही ताकत थी। क्या इस पर भी राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि सहूलत अगर कोई मिलेगी जनता को मिलेगी, परेशानी अगर कोई होती है तो जनता को होती है, लेकिन अगर कोई विकास की बात होती है तो इस पर तो कम से कम खींचतान नहीं होनी चाहिए, चाहे सिग्नेचर ब्रिज का मामला हो, चाहे वो मेट्रो के उद्घाटन का मामला हो, चाहे इस तरह की चीजों को, या ये कौन सी राजनीति शुरू हो गई है देश में? देखिए आजाद जी मैं आपको बता दूं, ये जो राजनीति शुरू हुई है कि पहले जो है जो केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर प्रोजेक्ट थे जो कई नोएडा वाला प्रोजेक्ट जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता था, उसमें दिल्ली के सीएम को इनवाइट नहीं करते थे, उसको बाद से सिग्नेचर में मनोज तिवारी को इनवाइट नहीं किया गया था। तो होड़ लेने की कोशिश है कि मेरे क्षेत्र के अंदर ये कार्य हो रहा है, मुझे नहीं बुलाया गया है, तो ये एक नई राजनीति दिल्ली के अंदर खासकर इसने जन्म लिया है। हालांकि अगर बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, आप नजर बनाए रखे और खासतौर से इस तरह की जो खबरें हैं कम से कम इसको गुड न्यूज के तौर पर भी हम देख सकते हैं, लोगों के लिए अच्छी खबर है, देर से ही सही, हालांकि देरी के लेकर हम लोग जरूर सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर अच्छी खबर है तो ये दिल्ली वासियों के लिए और खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर देखी जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं सुशासन बाबू के राज्य की, मुजफ्फरपुर। अभी पिछले दिनों आपको जरूर याद होगा कि वहां पर जो बालिका गृह थे वहां कहीं ना कहीं बड़ी अनियमितताएं देखी गई, बहुत जुल्म और ज्यादती की खबर आई, सीबीआई और बाकायदा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ा, सरकारी मशीनरी सवालों के दायरे में आई। वहां पर एक सिपाही ने अपने साथी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। यानी कहीं ना कहीं जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों को सुरक्षा देना और सुरक्षा के लिए जो एसएलआर उनको दी गई थी उसी से उन्होंने अपने साथी को मौत के घाट उतार दिया। अपने संवाददाता को जोड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुजफ्फरपुर में क्या चल रहा है, लीचियों का शहर जो है वो लाशों का शहर क्यों बनता जा रहा है। विशाल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता हैं। विशाल, लीचियों का शहर लाशों का शहर क्यों बन रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में जो आए दिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है खासकर हथियारों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं शहर के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया हुआ है। आए दिन लूटपाट के अलावा जो यहाँ पर बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस कहीं ना कहीं जो है लचर दिख रही है और किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है नहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है सुशासन बाबू की जो सुशासन पर सवाल उठ रहा है, क्या कह रही है सरकार, क्या कर रही है पुलिस और खासतौर से अभी तक क्या कार्रवाई हुई, कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है इसमें? जी कार्रवाई के नाम पर कुछ खाना पूर्ति वगैरह तो हुई है, हालांकि अभी हाल फिलहाल में ही पटना से एक समीर हत्याकांड में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, शूटर की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर नहीं दिख रहा है। विशाल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो पीड़ित, या वहां पर क्या उस जगह के बारे में कहना है वो सुन लेते हैं। हाँ, सुता हुआ था 1 बजे 1:35 में आया, आवाज किया तो सब आदमी जागा तो जैसे देख रहा है जा रहा है, खोखा ऐसे गिर गया था तब उसके बाद चल गया मार के। अच्छा, कौन जवान मारा? प्रेमचंद। कोई झगड़ा वगड़ा भी था? ना सर, झगड़ा हुआ तो नहीं हुआ था, हम लोग तो नहीं जानते हैं, झगड़ा के बारे में हम नहीं जानते हैं। जी हाँ, वो मारकर चला गया, ये बड़ी एक तरह से दर्दनाक बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अमेरिका की, जो वहां पर अब टीचर्स जो हैं पेन कलम के साथ साथ उनको बंदूक भी लेकर खड़ी होना पड़ेगा। हालांकि हमारे देशों में अब हमारे जैसे जो
देश हैं वहां पर बच्चों की पिटाई को लेकर, डंडे को लेकर, डंडा ले जाने की भी शायद अनुमति के लिए अब इजाजत नहीं है कि डंडा लेकर कोई टीचर जाएगा, लेकिन अमेरिका के अंदर अब बंदूक लेकर जाएगा क्योंकि वो तो सुपर पावर है। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ रहेंगे, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। क्या ये आयोग का गठन किया ट्रंप ने और बाकायदा कहा कि अब टीचर जो हैं बंदूक लेकर जाएंगे, गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, तो क्या लगता है ये कौन सा ट्रेंड है? बच्चे जो हैं बेकाबू हो रहे हैं? खाली जी देखिए, मैं थोड़ा इस जो खबर है पूरा ये फैसला है, हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ, इस पर चर्चा हो रही है। आयोग का गठन किया, आयोग की सिफारिश है। बिल्कुल। लेकिन खाली जी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अमेरिका जो पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाता है और जहां की सुरक्षा वो कह रहा है कि हमारे जैसे देश जो सुरक्षा मान पर खरे नहीं उतरते, हमारे यहाँ पे सुरक्षा उतनी नहीं है। अमेरिका के अंदर इस तरीके से भेदभाव के मामले और स्कूलों के अंदर बच्चों का इस तरीके का हिंसक होना, और आज स्कूलों के अंदर उनके बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो अमेरिका को मैं तो ये समझता हूं कि अपने अंदर झांकना चाहिए कि आज उसका जो आंतरिक ढांचा है वो किस मोड़ की तरफ जा रहा है। कि पूरे विश्व के अंदर वो जिस तरीके से अपने आप को बहुत समझता है, आज उसके स्कूलों के अंदर जो अध्यापक है उनको गन रखने की जरूरत पड़ रही है। आंकड़े थोड़ा सा एक आंकड़े है मेरे पास, मैं आपसे शेयर कर लूं दर्शकों से। 18 मई 2018 को टेक्सास के सांता के हाई स्कूल में हुई थी गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे और इसमें 13 अच्छे जो दूसरे थे वो घायल हुए थे। 14 फरवरी 2018 को यानी इसी साल जो फ्लोरिडा के मॉर्जरी स्टलमैन जो डगलस हाई स्कूल में वहां पर जो है 17 मर गए थे और 1 अक्टूबर 2015 में भी वारदात हुई है, यहां पर 10 लोगों की मौत हुई है। 14 दिसंबर 2012 में यहां पर 28 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। 16 अप्रैल 2007 वर्जीनिया के टेक स्कूल में जो 32 छात्रों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी 1990 में 13 ऐसी जो घटनाएं दर्ज हुई हैं। तो अगर देखा जाए जो आंकड़े आए हैं 77% जो लोग पकड़े गए उसमें 13 से 29 साल के बच्चे हैं। बच्चे कह लो, वयस्क कह लो, किशोर कह लो। तो क्या लगता है पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करने वाला देश अब अपने स्कूलों में हथियार रखकर चौकसी करेगा? बिल्कुल, बहुत चिंता का यह सवाल है और मैं आपको आंकड़े कुछ और जोड़ना चाहता हूं कि साल 2000 में एक वहां की जो न्यूयॉर्क टाइम है उनकी एक रिपोर्ट थी कि 18 साल के अंदर पिछले करीब 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जो हिंसक और गोलीबारी की घटनाओं में इन्वॉल्व पाए गए थे, वो चाहे वो स्कूल के छात्र थे या कॉलेज के वो स्टूडेंट थे। इसके अलावा साल 2012 के बाद अमेरिका में 1000 से ज्यादा खाली ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें खुद बच्चे या उनके स्कूलों पर हमले किए गए या इस तरीके से जो वहां पर गोलीबारी की अलग अलग घटनाएं हुई। तो अमेरिका के अंदर इस तरीके का चलन, अमेरिका में आज भी वहां पर बंदूक रखने के लिए, पिस्टल लेने के लिए किसी भी तरीके के ना तो परमिट की जरूरत है ना किसी लाइसेंस की जरूरत है। और वहां के जो आंकड़े हैं आज भी वहां की करीब मैं ये कह सकता हूं 1 लाख करोड़ की जो वहां का जो इकोनॉमी है वो हथियारों से आती है। तो बराक ओबामा ने भी बहुत बड़ा विरोध किया था कि वहां की जो गन पॉलिसी है उसको कड़ा किया जाए, लेकिन वहां पर जो गन माफिया है जो कह सकते हैं इस पूरे कारोबार में जुड़े हैं वो नहीं चाहते कि गन पॉलिसी में कोई ढील या सख्ती बरती जाए या उसको चेंजिंग किए। तो यही कारण है कि वहां पर जब आजादी है आपके घर पे, एक घर के अंदर 10-10 हथियार हैं, जब युवा के हाथ में हथियार आएगा तो नेचुरल बात है कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो भी वैसा हो जाएगा। तो यही कारण है कि अमेरिका को चिंता करनी चाहिए कि उसका जो फ्यूचर है वो किस तरफ जा रहा है, यानी जो एग्रेशन है बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप छाबड़ा। और बात हम करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जो ताकतवर देश है, हथियारों का भी सबसे बड़ा वो एक तरह से सप्लायर कहा जा सकता है, और उसके यहां स्कूलों की ये हालात हैं कि अब टीचर्स को बंदूक रखने की सलाह दी जा रही है और इस पर आयोग ने एक रिपोर्ट बल्कि एक सिफारिश जारी की है। यानी मिसाल एक सामने आती है, एक सपेरा बहुत सारे सांप रखता था, सांप निकलकर घर में ही बहुत घूमने लगे हैं। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।